हेलो दोस्तों, जीके ओपन एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लूसेंट का समान अध्ययन लेकर के आए हैं जो कि आप लोगों को करवाया जाएगा। जो कि आप जनरल का कोई भी तैयारी करते हैं तो लूसेंट एक ऐसा बुक है जो लूसेंट से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जनरल का तैयारी करता हो उसके पास लूसेंट न हो। लूसेंट एक ऐसा बुक है जो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और यह है कि लूसेंट तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसको जो है ना क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होता है और वह क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं। याद तो करता है लेकिन याद रहता नहीं है। उसके लिए आज सॉल्यूशन लेकर के आए हैं जो कि समान अध्ययन लूसेंट जो है यह आपको ऑनलाइनर के रूप में करवाया जाएगा। जो कि इतिहास का जो है 3000 प्लस क्वेश्चन है आप लोगों को, जो कि एक छोटे छोटे वीडियो में आपको करवाया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं जो है कि भारत का इतिहास होगा। जो कि पहला क्वेश्चन है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप किस नाम से विख्यात है। तो यह भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। क्वेश्चन है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप किस नाम से विख्यात है। तो यह भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय अपने देश के किस नाम से पुकारते थे। तो यह जम्बू द्वीप के नाम से पुकारते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में भारत को क्या कहा जाता था। 3 नंबर का क्वेश्चन है कि मध्यकाल में भारत को क्या कहा जाता था। तो यह हिंदुस्तान कहा जाता था। मध्यकाल में क्या कहा जाता था। तो यह हिंदुस्तान कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 4 नंबर का दो देश के 2 भागों में उत्तर एवं दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला बांटती है। यह विंध्य पर्वत श्रृंखला बांटती है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में विभाजित किया गया है। यह 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो कि 3 भाग यह है कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के रूप में यह विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले इतिहास को बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है। सबसे पहले इतिहास को बांटने का श्रेय क्रिस्टोफ कैसेरियस जर्मन के इतिहासकार थे, इसको श्रेय दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 7 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी कितने स्रोतों से प्राप्त होती है। क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी कितने स्रोत से प्राप्त होती है। यह 4 स्रोत से प्राप्त होती है। वह 4 स्रोत यह है कि धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण एवं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो है ना यह विभाजित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्व प्राचीन ग्रंथ क्या है। भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ वेद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है। तो वेद को कहा जाता है। यह वीडियो आप लोग अगर 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपको यह क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यह मेरा मानना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 9 नंबर का वेद के संकलनकर्ता किसे माना जाता है। तो वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद के संकलनकर्ता किसे माना जाता है। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है वेद किसका उपदेश देती है। वेद जो है किसका उपदेश देती है। वेद वसुदेव कुटुंबकम देता है का उपदेश देती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय परंपरा वेदों को क्या मानती है। भारतीय परंपरा वेदों को क्या मानती है। यह नित्य एवं अपूर्व से मानती है। नित्य एवं अपूर्व से मानती है भारतीय परंपरा वेदों को। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि वेद कितने हैं। वेद 4 हैं। आप लोगों को पता है वेद जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अर्थवेद जो है ना ये भारत की 4 वेद हैं। चलिए अगला है कि 4 वेदों को क्या कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है। तो इसे संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो चारों वेदों को क्या कहा जाता है। तो यह संहिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो ऋग्वेद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद कितने मंडल, कितने सूक्त और कितने ऋचाएँ हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1024 सूक्त हैं एवं 10,462 क्या है ऋचाएँ हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं। तो उसे होत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं। उसे होत्रु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी किस वेद में मिलती है।
तो यह मिलती है यह मिलती है ऋग्वेद में। किस में मिलती है? तो यह ऋग्वेद में मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के रचयिता कौन है? तो ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र है। ऋग्वेद के रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र को ऋग्वेद के रचयिता माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस वर्णन है कि सूर्य देवता के द्वारा सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है? तो यह 9वें मंडल में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के 8वें मंडल का हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो खिल कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है? तो यह 10वें मंडल में किया गया है। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवस्था, दायित्वों को कर्तव्य तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद को कौन करता है? तो यह धर्मसूत्र करता है। कौन करता है? तो धर्मसूत्र करता है। तो अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के अध्ययन शब्द के संबंध में किससे है? तो यह गाय से है। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का वो संबंध किससे है? तो गाय से है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कौन सा कैलेंडर प्रचलित है? वर्तमान समय में कौन सा कैलेंडर प्रचलित है? यह ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ना यह प्रचलित है, जी कि आप लोगों को फास्ट रिवीजन कराया जा रहा है, जो कि ऑनलाइनर के रूप में लूसेंट का। जो कि अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किसे तैयार किया था? तो यह विसेंट आर्थर स्मिथ ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विसेंट आर्थर स्मिथ, जो कि 1904 ईस्वी में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वामना अवतार के 3 पगों का आरावण्य प्राचीनतम स्रोत किस वेद से प्राप्त होता है? तो यह ऋग्वेद से प्राप्त होता है। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में इंद्र तथा अग्नि के लिए कितने ऋचाओं की रचना किया गया है? तो इंद्र के लिए 250 तथा अग्नियों के लिए 200 ऋचाओं की वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहा जाता है? तो कहलाता है यह यजुर्वेद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि यजुर्वेद के पाठकर्ताओं को क्या कहते हैं? यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अधुर्व्य कहता है। अधुर्व्य कहते हैं तो यजुर्वेद के पाठकर्ता को। अगला क्वेश्चन है किस वेद यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है? तो यह यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन है कि 34 नंबर का किस वेद में बलिदान की विधि का वर्णन है? तो यह यजुर्वेद में बलिदान का वर्णन है। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि शाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। शाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यह गान होता है। 37 का क्वेश्चन यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं के संकलन किस वेद में है? यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन किस वेद में है? तो यह सामवेद में है। अगला क्वेश्चन है कि सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो उद्रातृ कहते हैं, उद्रांत कहते हैं। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो उद्यांत कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामवेद में कितनी सूक्त है? सामवेद में जो है ना 1810 सूक्त है। सामवेद में कितनी सूक्त है? 1810 सूक्त है। 40 नंबर का क्वेश्चन है किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो यह सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस वेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है? यह यजुर्वेद तथा सामवेद हो जाएगा। चलिए अगला है कि अर्थवेद की रचना किसने किया था? तो अर्थवेद की रचना अथर्वा ऋषि ने किया था। अर्थवेद की रचना अथर्वा ऋषि ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि अर्थवेद में कितने मंत्र संकलित है? अर्थवेद में 731 मंत्र संकलित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अर्थवेद में कितने पद हैं? तो अर्थवेद में 6000 पद है। अर्थवेद में कितना पद है? 6000 पद है। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि औषधों का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है? तो यह अर्थवेद में ही मिलता है। 46 नंबर का क्वेश्चन होगा सामान्य मनुष्य के विचार तथा अंधविश्वासों का विवरण किस वेद में मिलता है? तो यह भी अर्थवेद में ही मिलता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि अर्थवेद के प्रतिनिधि सूक्त किसे माना गया है? अर्थवेद की प्रतिनिधि सूक्त किसे माना गया है? यह पृथ्वी सूक्त को माना गया है। किसे माना गया है? यह पृथ्वी सूक्त को माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि मानव जीवन के सभी पक्षों का विवरण किस में दिया गया है? मानव जीवन के सभी पक्षों का विवरण जो है यह भी अर्थवेद में दिया गया है, जो कि आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थवेद में परीक्षित को क्या
कहाँ का राजा कहा गया है? अर्थवेद में परीक्षित को कहाँ के राजा कहा गया है? तो यह कुरु के राजा कहा गया है परीक्षित को। 50 नंबर का क्वेश्चन हो गया, किस वेद में सभा एवं समिति के प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है? किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है? यह अर्थवेद में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन सी है? तो साकल, साकल हो जाएगी। ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा कौन सी है? तो यह साकल हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यजुर्वेद के कितने भागों में बांटा गया है? यजुर्वेद को दो में बांटा गया है, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद में बांटा गया है यजुर्वेद को। 53 का क्वेश्चन हो जाएगा कि मध्यादीन एवं काण्यव्य किस यजुर्वेद की शाखा है? तो यह शुक्ल यजुर्वेद की। मध्यादीन एवं काण्यव्य किस यजुर्वेद की शाखा है? यह शुक्ल और यजुर्वेद की शाखा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि शौनक एवं पेटप्रहलाद किस वेद की शाखा है? शौनक एवं पेटप्रहलाद किस वेद की शाखा है? तो यह अर्थवेद की शाखा है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद एवं सबसे बाद का वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन का वेद हो जाएगा ऋग्वेद और वेद तथा बाद का वेद हो जाएगा अर्थवेद। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संहिता के पश्चात किसका स्थान है? संहिता के पश्चात किसका स्थान है? यह ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए किस ग्रंथ की रचना या गद्य में किया गया है? तो यह ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। किसमें किया गया है? यह ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। चलिए 58 क्वेश्चन को देखते हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है यह शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। चलिए 59 का क्वेश्चन हो जाएगा, उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें 13 मूलभूत है। यह आप लोगों को पूछा जाएगा कि मूलभूत कितना है? तो 13 है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 61 नंबर का, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? यह मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो है ना किस संहिता से प्राप्त होती है? तो यह मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। चलिए 61 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। चारों आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में मिलती है? जबलो उपनिषद में मिलती है। किस उपनिषद में मिलती है? तो जवालो उपनिषद में मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्रामाणिक किस ग्रंथ को माना गया है? तो यह मनु स्मृति को माना गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्रामाणिक किस ग्रंथ को माना गया है? यह मनु स्मृति को माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुप्त युग की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो यह नारद स्मृति में मिलती है। गुप्त युग की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो नारद स्मृति में मिलती है। चलिए 64 नंबर का क्वेश्चन है कि वेदों को भली भांति समझने के लिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए किसकी रचना किया गया है? तो वेदांग की। वेद को भली भांति समझने के लिए किसकी रचना की गई है? तो वेदांग की रचना की गई है। चलिए 65 का क्वेश्चन हो जाएगा कि सूत्रों में सबसे प्राचीन सूत्र, सूत्रों में सबसे प्राचीन सूत्र किसे माना गया है? यह गौतम धर्म सूत्र माना गया है। किसे माना गया है? तो गौतम सूत्र को माना गया है। चलिए 66 का क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है? तो यह विष्णु पुराण में मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी किस में मिलती है? तो यह विष्णु पुराण में मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है? यह मत्स्य पुराण में मिलती है। आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी जो मिलती है यह मत्स्य पुराण में मिलती है। आप लोग याद रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी यह वायु पुराण में मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी किस में मिलती है? तो यह वायु पुराण में मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि पुराणों की रचयिता कौन किया है? पुराणों की रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा नामक व्यक्ति ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो कि 18 है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो यह मत्स्य पुराण हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो जातक। बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो जातक हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए 73 को देखते हैं कि जातक किस धर्म से संबंधित है? जातक जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से किस पुराण का महत्व काफ़ी है? तो अग्नि पुराण के। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से किस पुराण की महत्व है? तो यह अग्नि पुराण हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हीनयान की प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो यह कथा वस्तु है। हीनयान की प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कथा वस्तु है।
चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा गया है? तो जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैन साहित्य को क्या कहा गया है? तो आगम कहा गया है। 77 का क्वेश्चन होगा कि जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास किसमें प्राप्त होता है? जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास किसमें प्राप्त होता है? यह कल्पसूत्र में प्राप्त होता है। किसमें प्राप्त होता है? यह कल्पसूत्र में प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य। चाणक्य का उपनाम क्या है? तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य है। राजतरंगिणी की रचना किसने किया है? तो राजतरंगिणी की रचना कल्हण नामक व्यक्ति ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? यह कल्हण के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक हो जाएगा पाणिनि को। अगला क्वेश्चन है कि किस पुस्तक में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था? किस पुस्तक में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था? तो वह हो जाएगा अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? महाभाष्य जो है यह पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि पतंजलि किसके दरबारी कवि थे? पतंजलि जो यह पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है कि टेसियस कहाँ के राजवेद था? टेसियस यह कहाँ के राजवेद था? तो यह ईरान का राजवेद था। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। चलिए 88 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो है ना यह हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आया था। याद रखिएगा, जो कि बहुत बार क्वेश्चन यह पूछा गया है। 90 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज जो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। 91 क्वेश्चन हो गया, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका नामक पुस्तक का लेखक मेगास्थनीज हो जाएगा। चलिए 92 नंबर का क्वेश्चन देखिए, डायमेकस किसके दरबार में आया था? डायमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है, डायमेकस किसका राजदूत था? यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। डायमेकस किसका राजदूत था? तो सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था डायमेकस। अगला क्वेश्चन है कि नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो प्लिनी हो जाएगा इसका सही आंसर। 95 क्वेश्चन है कि फाहियन किसके दरबार में आया था? फाहियन यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चलिए 96 क्वेश्चन देखते हैं, फाहियन कितने वर्ष तक भारत में रहा था? फाहियन जो है ना भारत में 14 वर्ष तक भारत में रहा था। फाहियन कितने वर्ष तक रहा था भारत में? यह 14 वर्ष तक भारत में रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हेनसांग जो है भारत जो आया था यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि हेनसांग कितने वर्षों तक भारत में रहा था? तो 15 वर्ष तक। याद रखिएगा, जो कंफ्यूज नहीं होना है, फाहियन 14 वर्ष तक और हेनसांग 15 वर्ष तक भारत में रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, सीयूकी नामक पुस्तक किसने लिखा है? सीयूकी नामक पुस्तक यह हेनसांग के द्वारा ही लिखा गया था। चलिए 100 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 101 नंबर का क्वेश्चन, अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था? अलबुर्नी किसके साथ भारत आया था? यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। जो कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किताब उल हिंद के नामक पुस्तक किसने लिखा था? अलबुर्नी ने लिखा है। किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखा था? यह अलबुर्नी नामक व्यक्ति ने लिखा था। 103 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, अलबुर्नी कहाँ के रहने वाला था? यह ख्वारिज्म या खीव का रहने वाला था। अलबुर्नी कहाँ का रहने वाला था? यह ख्वारिज्म या खीव का रहने वाला था। 104 का क्वेश्चन, रेहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह इब्न बतूता हो जाएगा। रेहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इब्न बतूता हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? तो यह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस अभिलेख से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य यानी कि अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं? तो यह बोगाज कोई में मिलता है। बोगाज कोई में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? यह बेशनगर गरुड़ स्तंभ से मिलता है। बेशनगर गरुड़ स्तंभ से भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है।
चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में किया गया? यह हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। सर्वप्रथम भारतवर्ष के जिक्र जो यह किस में किया गया है? तो यह हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द्विभिक्ष की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो यह सहगोरा अभिलेख से मिलती है। किस में मिलती है? सहगोरा अभिलेख से मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत होने वाला हून आक्रमण की जानकारी लेख से प्राप्त होती है? तो यह भीतरी स्तंभ अभिलेख से मिलती है। 1 से 11 क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? यह एरन अभिलेख से मिलती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस में मिलता है? यह एरन अभिलेख में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? यह मंदसौर अभिलेख से मिलती है। रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? यह मंदसौर अभिलेख से मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि गर्तावास यानी कि गड्ढा घर साक्ष्य कहाँ मिलता है? यह बुर्ज होम में मिलता है। 114 का क्वेश्चन हो जाएगा कि प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है? प्राचीनतम सिक्के को आहत कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है? तो आहत कहा जाता है। चलिए 115 क्वेश्चन, प्राचीनतम सिक्के के साहित्य में क्या कहा गया? यह कांसापर्ण कहा गया है। प्राचीनतम सिक्के को साहित्य में क्या कहा गया है? तो कांसापर्ण कहा गया है। 116 क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का काम किसने किया था? यह यवन शासकों ने सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य शुरू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह अरिकमेडू से प्राप्त हुए। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह कहाँ से मिले हैं? तो अरिकमेडू से। अगला क्वेश्चन है कि हाथी गुफा अभिलेख किस शासक का है? तो कलिंग राजा खारवेल की है। अगला क्वेश्चन है कि जूनागढ़ यानी कि गिरनार अभिलेख किस शासक का है? तो रुद्रदामन का। 120 क्वेश्चन है, नासिक अभिलेख किस शासक का है? तो यह गौतमी बलश्री का अभिलेख है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख किस शासक का है? तो यह समुद्रगुप्त का है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख किस शासक का है? यह समुद्रगुप्त हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? यह एपिग्राफी कहलाता है। 123 का क्वेश्चन हो जाएगा, किस शासक को सिक्कों पर बीना बजाते हुए का प्रमाण मिला था? यह समुद्रगुप्त का मिला है। अगला क्वेश्चन, रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? यह अरिकमेडू यानी कि पुदुचेरी के निकट से मिले हैं। 125 का क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली कौन सी है? तो नागर शैली है। 126 को, दक्षिण भारत में मंदिरों की कौन सी कला शैली है? तो द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत की मंदिरों कौन सी शैली है? तो द्रविड़ शैली है। अगला, दक्षिणापथ के मंदिरों का निर्माण कौन सी शैली में? वेसर शैली में। दक्षिणापथ के मंदिरों का निर्माण की कौन सी शैली में हुई है? यह वेसर शैली में हुआ है। 128 को, पंचायत शब्द किससे संबंधित? यह मंदिर रचना शैली से। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पंचायत शब्द किससे संबंधित है? मंदिर रचना शैली से। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जो कि इतिहास का क्वेश्चन लगभग आप लोगों को 3000 प्लस क्वेश्चन करवाया जाएगा, जो कि प्रत्येक दिन एक वीडियो आप लोगों को जरूर मिलेगा। धन्यवाद।